नमस्कार, प्रखर आवाज के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अदिति सिंह और आज मेरे साथ है बच्चों के सर्जन डॉक्टर धनेश कुमार अग्रहरी। तो आइए बात करते हैं अग्रहरी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले अभी आपने एक बड़ा ही अच्छा ऑपरेशन किया है, वो थोड़ा मुश्किल भी रहा होगा, उसी पर सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी। 4 साल के बच्ची के पेट से 400 ग्राम का बाल निकालना, यानी कि उसका ऑपरेशन करना, सर्जरी करना, कितना कॉम्प्लिकेटेड लगा आपको? नहीं, पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक बीमारी होती है जिसको ट्राइकोबिजोर विद रेपुंजल सिंड्रोम कहते हैं। ट्राइकोबिजोर का मतलब ये होता है कि जो बच्चे या बड़े जो बाल खाते रहते हैं उसके वजह से बाल का गुच्छा खाने के थैले, जिसको स्टमक कहा जाता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है और उसी का एक पूंछ की तरह काफ़ी दूर तक छोटी आँख में बढ़ता जाता है, जिसको रेपुंजल सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये जो बीमारी होती है ये ज़्यादातर बड़े बच्चियों में, टीनेज फीमेल्स में, और ख़ासतौर से जिनको मानसिक रूप से भी थोड़ी सी बीमारियां रहती हैं या डिप्रेशन है या कोई इस टाइप की चीज़ है, वो अपने बाल नोच करके खा लेते हैं। और धीरे धीरे वो बाल शुरू में तो नहीं परेशान करता, फिर बहुत ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाता है तो आँख में छेद भी कर देता है, कई बार उसमें रुकावट भी करने लगता है। तो इनको दर्द की शिकायत, उल्टी की शिकायत, और कई बार जब रुकावट हो जाता है तो एक बड़ी इमरजेंसी पैदा कर देता है। वो बच्ची इतना बाल खा लेती थी, बाहर पड़े हुए बाल उठा के खा लेती थी, अपने बाल भी नोच के खा लेती थी, जबकि उसमें कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम या बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं था कि उससे किसी डिप्रेशन के शिकार हो या कुछ। और बाहर पड़े हुए धागे भी हैं, पट्टी हैं, ये सब खा लेती थी। वही सब चीज़ें इकट्ठी हो करके, और बहुत रेयर बीमारी बच्चियों में ख़ास तौर से, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा है लिटरेचर में भी, कि मतलब 3 साल या 4 साल की बच्ची में रिपोर्टेड ये केस नहीं है। जो जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स भी हमने सर्च किया, तो ये सबसे यंग एज की लड़की है जिसको इस बीमारी से ग्रसित देखा गया है। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो आई थी, इतने सारे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के साथ। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। 3-4 जगह से आँख फटी हुई थी जिसको हमको रिपेयर करना था, आँख को बाईपास करना था, और साथ में वो तो सारी चीज़ें निकालना ही था पेट के अंदर से। तो करीब 3-3.5 घंटे ये ऑपरेशन चला है। काफ़ी गंभीर स्थिति में बच्ची थी, क्योंकि 3-4 हफ्ते से बीमार थी, खून भी बहुत कम था, तो 2-1 यूनिट करीब ब्लड उसको देना पड़ा। 5-6 डॉक्टरों की टीम लगी। एनेस्थीसिया भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था इतने छोटे बच्चों की। तो मैं थोड़ा यहाँ पर, आपने खुद ही बोला कि इतनी छोटी बच्ची थी। बच्चों का शरीर बहुत छोटा होता है, नसें भी पूरी अच्छे से नहीं अभी मिलती हैं। उस कंडीशन में, इतने छोटे से शरीर में ऑपरेशन कर पाना, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था आपके लिए? नहीं, देखिए, बच्चों की सर्जरी में सुपर स्पेशलाइजेशन इसीलिए होने लगा है क्योंकि 1 दिन के 2 दिन के बच्चों तक को भी हम लोग ऑपरेट करते हैं। कुछ ऑपरेशन की बीमारियां होती हैं जिसमें करना पड़ता है। इस बच्ची में भी जैसे अंग तो सारे विकसित रहते हैं, लेकिन बहुत छोटे, और मार्जिन जो ऑपरेशन के दौरान रहता है वो कम रहता है। कि जैसे बड़ों में आप 2 यूनिट 3 यूनिट ब्लड भी अगर निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चियों में 100-200 ग्राम ब्लड में ही परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए इसका सुपर स्पेशलाइजेशन बनाया गया है बच्चों की सर्जरी का, ताकि सब चीज़ें, बेहोशी तब मुश्किल है, ऑपरेशन में बहुत मुलायमियत और बहुत डेलिकेसी चाहिए आपको, बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बहुत पतले धागे से हम लोग करते हैं। केयर भी बहुत ज़्यादा फिर बाद में बच्चों के ऑपरेशन के बाद हमें चाहिए, तो NICU PICU की सुविधा जहाँ रहती है वहीं करा जाता है ये ऑपरेशन। तो इस वजह से बहुत छोटे अंग रहते हैं, बहुत छोटी नसें रहती हैं, मार्जिन भी बहुत कम रहता है। तो कई बार हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए चीज़ों का। तो इसी वजह से इन बच्चों में जो ऑपरेशन या ऑपरेशन के पश्चात, इवन पहले की तैयारी भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज तरीके से करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आगे ये आपसे जानना चाहूँगी कि बच्ची नए तो बाल खाना या पट्टियाँ खाना या बाहर का बाल खाना, अपना बाल नोच करके खा लेना, ये नया तो की नहीं होगी। और बच्चों पे जितना मैं समझ पाती हूँ, देख पाती हूँ, सोसाइटी में लोग बहुत केयर करते हैं। तो उस बच्ची को, मतलब वो कैसे इतना बाल खा लेती होगी और केयर नहीं कर पा रही? नहीं, उसके माँ बाप बता रहे थे कि मतलब ये कई बार तो अपने थोड़े से बाल नोच के खा लेती थी, लेकिन ज़्यादातर ये जैसे फ्रेंड्स के साथ या पीयर ग्रुप के साथ बाहर घूम रही है बच्चियों के साथ, तो गिरे हुए बाल और वो खा लेती थी। तो इस बीमारी में जो हमने आपको बताया कि ट्राइकोबिजोर में क्या होता है कि शुरू में आंत जो है उस तरीके का मूवमेंट उसमें होता है कि कई बार आपको बाल खाने से बल्कि वो मूवमेंट रेगुलराइज होता है साइंस के हिसाब से, लेकिन शुरू में थोड़ा सा रहता है तो नहीं परेशानी देता है।
बाद में जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, अंदर के सारे ल्यूमेन को, मतलब जो रास्ता है उसको ढक लिया, पैक हो गया उसके अंदर, तो फिर जाहिर सी बात है कि रुकावट करने लगता है। तो ये जो आपने अभी बताया कि ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि कई जगह आंत में भी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो अगर आंत में हल्की सी स्वेलिंग भी आ जाती है तो लोगों के डाइजेशन से लेके कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, कई बार जान तक जाने का खतरा रहता है। तो उस बच्ची में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, तो फिर नहीं बिल्कुल, इसमें जिस बच्ची के साथ माँ बाप ने जो बताया कि 6-8 महीने से उसको पेट का दर्द होता था, उल्टियाँ होती थी, कमज़ोर होती जा रही थी, तो बहुत सारे डॉक्टरों से इन्होंने कंसल्ट किया, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने पता करने की कोशिश की, डांटते भी थे बच्चे को दाल नहीं खाने के लिए, लेकिन 3 हफ्ते से एक तरीके की इमरजेंसी हो गई थी। हाथ में छेद होने की वजह से पेट बिल्कुल तन गया, कुछ नहीं खा पी पा रही थी, बहुत ज़्यादा हाथ में मूवमेंट या उस मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, तो पूरी उल्टियाँ शुरू हो गई, लैट्रिन नहीं कर रही थी, पेट बहुत ज़्यादा टाइट होकर के, बहुत फूलने के बाद ये लोग बहुत गंभीर स्थिति में पहुँच पाए। दूसरा ये है कि बच्चों के सर्जन चूँकि हैं नहीं हर जगह पे सुपर स्पेशलाइज, जो आपको बताया गया ना कि एमएस जनरल सर्जरी करने के बाद एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी, बच्चों की सर्जरी में सुपर स्पेशलाइजेशन है। तो प्रयागराज में भी मतलब ये है कि 1 ही 2 लोग हैं और बाकी अगल बगल के 15-20 शहरों में कोई नहीं है। अच्छा। यहाँ के बाद ये सुविधा आपको लखनऊ में, बनारस में या इस तरफ जबलपुर में मिलता है, तो इसलिए रीवा, सतना, फतेहपुर इन सब के बच्चे जो है इलाहाबाद आते हैं बच्चों की सर्जरी के लिए। तो आप तो बच्चों के सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपसे मैं ये भी आगे जानना चाहूँगी, अभी क्या हो रहा है कि बच्चे जब जन्म ले रहे हैं तभी से ही उनको कॉम्प्लिकेशंस रह रही हैं, जैसे कुछ बच्चों के शरीर का अंग ही नहीं रह रहा है तो उसको ऑपरेशन करना पड़ रहा है, या कभी कभी ऐसा हो रहा है कि थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तब फिर उसके इस पार्ट को तो ये सब क्यों हो रहा है और इसके लिए आप लोग किस तरीके से प्रिकॉशन लेते हैं? नहीं, क्यों होने से ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से ये होगा कि ये बीमारियां पहले भी होती थी। अच्छा। चूँकि ना सुविधा थी ना स्पेशलाइजेशन था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान भी नहीं लोग दे पाते। जैसे मेरे पास आते हैं बच्चे की लैट्रिन का रास्ता नहीं बना है, अच्छा, एनस नहीं बना है, पॉटी का रास्ता है, या खाने की नली बंद है, या पेट नहीं विकसित है तो आंतें बाहर आ जाती हैं कितनी बार, या पेट बाहर की तरफ निकला रहता है, सिर्फ एक झिल्ली से ढका रहता है। तो बहुत सारी पैदाइशी खामियां जो होती थी वो पहले बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाता था, या बहुत कम जगहों पे ये सुविधा मिल पाती थी। तो इस वजह से ये बीमारियां होती थी लेकिन इलाज नहीं संभव होता, तो ज़्यादातर ये बच्चे मर जाते थे। अब क्या है कि ये जो आपको मैंने बताया कि सुपर स्पेशलाइजेशन इसमें होने भी लगा, सारी सुविधाएं भी मिल गई हैं, मशीनें भी सब विकसित हो गई हैं, तो पिछले 20-25 सालों में चीज़ें बदली हैं और माँ बाप भी अब अपने, चूँकि बच्चे भी कम होते हैं तो उस पर ध्यान भी देते हैं, और पैदा होने के तुरंत बाद ही अगर कोई परेशानी है ऑपरेशन से संबंधित, दवा के संबंधित बीमारियों का तो इलाज फिर भी 10-15 साल और पहले से विकसित हुआ, लेकिन इतने छोटे बच्चे का, 1 दिन के बच्चे का कोई ऑपरेशन भी हो सकता है, ये सोच ही नहीं पाते। तो अब ये सोच विकसित भी हुई है, लोगों ने रिजल्ट भी मिला है, सारी सुविधाएं भी विकसित हुई है, तो इसकी वजह से अब काफ़ी इस तरीके के बच्चे डेफिनेटली हाँ रेफरल सेंटर पे आते हैं, बड़े सेंटर्स पे पहुंचते हैं, लेकिन इस तरीके के बच्चे मिलते हैं अब काफ़ी। और कुछ बीमारियां जो सर्जरी के आपने जैसे बताया कि मतलब बाद में आते हैं, जैसे बच्चों का हर्निया हो गया, या टेस्टिस नीचे नहीं उतर पाता है, या लिंग के बनावट में कोई खराबी है, इन सब चीज़ों का ऑपरेशन फिर थोड़ा सा समय लेकर के, क्योंकि तुरंत के जानलेवा बीमारियाँ ये सब नहीं हैं, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म में ज़िंदगी पे असर पड़ता है। तो इस वजह से इसका ऑपरेशन फिर हम लोग थोड़ा वक्त लेकर के साल भर की उम्र के आसपास करते हैं, तब तक थोड़ा बच्चा भी बेहतर स्थिति में आ जाता है। जब नवजात बच्चे का सर्जरी करना होता है उस समय डॉक्टर्स को कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। नहीं, इसको मैं इस तरीके से अगर आपसे कहूँ कि 1 दिन के बच्चे को शायद आदमी गोद में लेना भी नहीं, इतना मुलायम रहता है। तो यही मेरे सवाल का मुख्य बिंदु है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि जब ये सुविधाएं नहीं थी तो ऑपरेशन भी हो सकता है, इतने छोटे बच्चे कभी कोई सोच ही नहीं सकता। तो बहुत ही पतले धागे, बहुत मशीनें, साथ में आपका स्किल सर्जरी, मतलब बच्चों की सर्जरी में सुपर स्पेशलाइजेशन, ये सब होने के बाद ही ये चीज़ें संभव हो पाई है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में उनको फ्लूइड भी देना है, नसों बोतल जो देते हैं, बड़ों में आप ज़्यादा दे सकते हो, बच्चों में बहुत कम रहता है कि बहुत मेज़र करके 50 ml, 60 ml, 100 ml दिन भर में देना है। तो हर चीज़ के लिए फिर धीरे धीरे मशीनों का ही विकास हुआ,
प्लस साथ में सर्जरी के लिए भी माइक्रोस्कोप और बहुत पतली दूरबीन, इन सब चीज़ों का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। जैसे लेप्रोस्कोपी जो है बच्चों में पहले बिल्कुल नहीं होता था। अभी भी पूरे ईस्टर्न यूपी साइड में कोई भी है जो नहीं है जो बच्चों का ऑपरेशन दूरबीन विधि से करे। कुछ ही ऑपरेशन में भी दूरबीन विधि से किया जा रहा है, लेकिन ये है कि बहुत पतली दूरबीन, मतलब 5 mm का, 1 सेंटीमीटर से भी आधे साइज़ का। यानी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आप लोग को टेक्नोलॉजी भी हेल्प किया, प्लस साथ में आपका एक्सपोजर। जैसे हम ही मतलब दिल्ली में इंस्टीट्यूट में थे, फिर एस्कॉट्स में थे, तो जो आपका एक्सपोजर और ट्रेनिंग रहता है बच्चों की सर्जरी में, वो फिर आपको सहायता करता है सब चीज़ें। तो अभी क्या है ना कि अभी तक तो हम नवजात बच्चों की बात कर रहे थे, थोड़े बड़े भी हो, बच्चों में भी एक खास तरीके की चिड़चिड़ाहट देखी जा रही है। तो ये ऐसा क्या मानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार देखा जाता है बच्चे कुछ नहीं कर पाते तो सामान ही उठा के पटक दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एग्रेसिव बिहेवियर बच्चों का हुआ है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी तरीके की परेशानियां धीरे धीरे हम लोगों की जो लाइफस्टाइल अब चेंज हुई है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे पे ध्यान कम दे पा रहे हैं, मेड्स के सहारे बैठे हुए हैं बच्चे। कई बार ये आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे घर के जो हाउस होल्ड वर्कर्स होती हैं वो भी बच्चों पे बहुत ख्याल नहीं रख पाती हैं। तो बच्चे जो है फिर वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं और उनमें एक तरीके का गुस्सा और अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके की चीज़ें वो करने लगते हैं, अपने एग्रेसिव बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। और पीयर ग्रुप में, स्कूल में भी एक प्रेशर है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है, बहुत अच्छा करने की जो एक ख्वाहिश रहती है। कम से कम पेरेंट्स तो हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा एक्सेल करे। उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है, इन सब में बच्चे थोड़ा चिड़चिड़ा रहे हैं, एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है उनका। चीज़ें जैसे आप कह रहे हो कि सामान पटक देते हैं, नुकसान करने की मना स्थिति में पहुँच जाते हैं, वो इसी वजह से। अच्छा, अभी थोड़ा आगे चला जाए तो मैं एक चीज़ और देखी जा रही सोसाइटी में कि बच्चे रो रहे हैं तो माता पिता भी कहीं ना कहीं उनमें भी एक नोटिस किया जा रहा है, मोबाइल चला करके दे रहे हैं, कार्टून दे रहे हैं, बच्चे उनमें खुश हो जा रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से? नहीं, आप बिल्कुल इस चीज़ को इस तरीके से देखिए कि हम आप कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम वक्त कम दे पा रहे हैं। अपने प्रोफेशन में दोनों पेरेंट्स बिजी हैं, ठीक है, फाइनेंशियली आप थोड़ा बेटर हो सकते हो, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं नेगलेक्ट होते हैं क्योंकि उन्हीं का टाइम जा रहा है। पहले माँ जैसे घर पे रहती थी या माँ काम कर रही है तो एक पेरेंट कम से कम घर पे रहता था बच्चों को। तो उसमें ये सब प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बच्चों को आप जब टाइम नहीं दे पाते हो तो चीज़ों से कंपनसेट करने की कोशिश करते हो कि खाने के लिए उसके लिए कुछ ले आए। ज़्यादातर आपने देखा होगा शाम को पेरेंट्स आ रहे हैं, चॉकलेट देकर चले आ रहे हैं, मोबाइल ऑन करके दे दिया। बहुत छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पहुंच जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट अभी भी नेक्स्ट जनरेशन को मैं देख रहा हूँ जो वो और भी ज़्यादा मुश्किल, क्रचेज़ हैं, ये हैं, मतलब आप जो पेरेंट्स का केयर मिलता है वो बच्चों को नहीं मिल सकता। और ख़ासतौर से ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत बड़ा हेल्प होता था, वो एक एसेट थी फैमिली के लिए, जो शायद हम आप कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली को बीच में काफ़ी लोगों ने मतलब छोड़ दिया था। अब फिर से लोगों के तरफ ये ध्यान जा रहा है कि हमारे माँ बाप जो है हमें बहुत ज़रूरी हैं, कम से कम बच्चों पे ध्यान रखने के लिए, उनका केयर करने के लिए, उनको प्यार देने के लिए आपकी जिम्मेदारियाँ। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ख्याल रखते थे, तो इसलिए अब फिर से वापस लोग जॉइंट फैमिली को पसंद भी कर रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। हम ही लोग जैसे थे तो मतलब मदर फादर थे तो बिल्कुल बच्चों को छोड़ के चले जाते थे, हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना है, बट एक निश्चिंतता रहती थी कि पेरेंट्स हैं और वो केयर करेंगे, वो कर लेंगे घर पे केयर। तो आप बच्चों के सर्जन होने के नाते बच्चों के रख रखाव में पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, डेफिनेटली जो एक्सीडेंटल इंजरीज हैं वो तो पेरेंट्स के रहने से बहुत कम हो जाती हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो देखभाल। जो पैदाइशी खामियां हैं वो तो नेचर वाली चीज़ें हैं, डेवलपमेंटल चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है आपका जो ध्यान देने की चीज़ है कि कोई इंजरी या कोई भी एक्सीडेंट्स बच्चों के साथ नहीं होगा अगर आप उसके आसपास हैं या कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी है। क्योंकि सर्जिकल केसेस भी हमारे पास आता है कि मतलब एक्सीडेंटल इंजरीज वाले, बहुत साइकिल चला रहे हैं, गिर गए, चोट लग गया। कितनी बार इतना सीवियर चोट लग जाता है, सीरियस मामला हो जाता है कि पेट में लिवर और स्प्लीन, ये सब वाइटल ऑर्गन्स। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि जब माँ गर्भवती होती है तो उस समय माँ को किस तरीके का ख्याल रखना चाहिए, या परिवार को उस माँ का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि जो कुछ परेशानियाँ हो बच्चे को होने वाली हो वो पहले ही ठीक की जा सके? नहीं, देखिए इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चा पेट में है, ख़ासतौर से पहले 3-4 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारे अंग उस समय बनते हैं।
तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ों को देखा गया है जिससे बच्चों में पैदाइशी खामियां होती हैं। एक तो ये है कि अगर बार बार बच्चों में पैदाइशी मतलब मैलफॉर्मेशंस हम लोग कहते हैं, विकार अगर हो रहा है, तो जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जेनेटिक स्टडी करा लेना चाहिए, बार बार बच्चे का नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि जो भी मेडिसिन आप लेते हो वो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लो, इसलिए क्योंकि बहुत सारी दवाइयों को ये देखा गया है, जैसे झटके की दवाइयाँ, ये सब चीज़ें वो बच्चे के डेवलपमेंट में असर डालता है और उसमें इस तरीके की बच्चों की सर्जरी से संबंधित मैलफॉर्मेशंस बनने की संभावना रहती है। तीसरा ये है कि आपका न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खासतौर से जैसे रीढ़ की हड्डी के लिए देखा गया है कि अब तो बिल्कुल वो इस्टेब्लिश फैक्ट है कि ये जिन मदर्स में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है उनमें रीढ़ की हड्डी बच्चे में बनने में परेशानी होती है। कुछ रेडिएशन से रिलेट किया गया है इसको कि मतलब अगर कुछ उस एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ के बच्चे जो गर्भवती माताएं रहती हैं उनके बच्चों में ये सब बीमारियाँ बढ़ने की और होने की संभावना है। सर, आपने हमारे शो के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर धनेश अग्रहरी। सर ने सारी बातों पे अपनी मुखरता से बातें रखी कि किस तरीके से बच्चों का और माताओं का ख्याल रखना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से लेकर वाइटमिन्स तक की क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं बच्चों के जन्म पर भी और उनके माताओं पर भी। तो इस तरीके के जनप्रतिनिधियों, डॉक्टरों और सजेशंस के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।